सो रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड कि केरला का एक एलिगेशन था कि सेंटर इज रेलिगेटिंग और मेकिंग हर्डल्स इन इट्स बोरोइंग, या उसके बोरोइंग का जो लॉ है इट इज़ नॉट फेवरेबल टू स्टेट्स रेजिंग इट्स ओन बोरोइंग्स फॉर वेलफेयर स्पेंडिंग और एनी अदर गवर्नमेंटल स्पेंडिंग। तो ये तो सिर्फ एक सिंपल इशू हो गया या एक साइलो इशू हो गया कि स्टेट और सेंटर का एक बोरिंग पे एक इशू है या एक टसल है। अगर इस चीज़ को हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि वेलफेयर, स्टेट बोरोइंग या नेशन का बोरोइंग और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ अ नेशन कैसे काम करता है, तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ जानेंगे और इस पूरे सिनेरियो में तीनों का क्या रोल है और इवेंचुअली हम लोगों का लाइफ कैसे इम्पैक्ट करता है पब्लिक का, वो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो रिसेंटली एक आपने इशू देखा होगा कि केरला और सेंटर के बीच में एक टसल है अबाउट बोरोइंग्स। उस बोरोइंग का अगर हम लोग डीप देखें तो हम लोग पहले तो ये सवाल उठता है कि कोई भी नेशन स्टेट बोरो क्यों करता है। तो नेशन स्टेट हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग एज ए नेशन स्टेट देखें किसी भी एंटिटी को, तो उसको एक फाइनेंशियल एंटिटी या एक इंडिविजुअल एंटिटी के लिए देखते हैं। तो अगर इंडिविजुअल का लाइफ में देखें तो इंडिविजुअल क्यों बोरो करता है? एक इंडिविजुअल बोरो करता है फॉर मे बी फॉर प्योर कंजम्पशन, या फिर वो बोरोइंग्स को वो कहीं प्रोडक्टिव एरिया में लगाएगा फॉर बेटर अर्निंग्स, या उस अर्निंग को अपने लाइफ में इवेंचुअली तो कंज्यूम करना है उसको फॉर। तो बोरोइंग या तो आप सिंपल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे या तो प्रोडक्टिव जगह लगाने के लिए बोरोइंग्स करेंगे। तो जब हम लोग बोरोइंग, स्टेट का बोरोइंग्स देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टेट बोरो क्यों करता है। तो तो हम लोगों का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो दे आर मोस्टली अ वेलफेयर स्टेट। तो कोई भी इंडिविजुअल या बड़े नेशन स्टेट या प्राइवेट एंटिटीज़ के हमेशा से एक डेफिसिट रहता है कि उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उसके पास होते नहीं हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू अ पर्सन और अ बैंक और एन इंस्टीट्यूशन जिसके पास सरप्लस कैश हो। You will ask for that money, you will borrow that money and invest that money or spend that money for consumption or creating any productive asset. तो वेलफेयर स्टेट के पास एक दिक्कत होता है कि उसको वेलफेयर भी देना है लोगों को, रोड बनाने हैं, लोगों को पढ़ाई एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डिफेंस है। एक बहुत बड़ा खर्च होता है नेशन स्टेट का फॉर दिस, बट इट डिफेंस वेलफेयर स्टेट में नहीं आता है या वेलफेयर के नॉर्म में नहीं आता है, बट एज ए नेशन यू नीड टू स्पेंड ऑन डिफेंस। तो वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन, हेल्थ एक सबसे कॉमन और सबसे इजीली देखने वाला जाने वाला इशू है। तो इन सब वेलफेयर के लिए यू नीड, क्योंकि आपके पास और भी रीज़न है स्पेंड करने के लिए, तो यू विल हैव सम लेवल ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट को रोकने के लिए या डेफिसिट को कम करने के लिए यू नीड बोरोइंग्स फ्रॉम एनी सोर्स, या डोमेस्टिक होगा या फॉरेन बोरोइंग्स करेंगे आप। तो वेलफेयर स्टेट जब बोरिंग करता है तो इट विल स्पेंड ऑन सम वेलफेयर इश्यूज जो सोशल वेलफेयर में काम आएगा। और तो जब हम लोग सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, तो एक प्रिंसिपल उठता है कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट। प्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट से हम लोग ये समझते हैं जो अपने एसेट या तो खुद जुड़े टैक्सेशन से इकट्ठा किए हुए एसेट हो या रिसोर्सेज हो या बोरोड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स उसने इकट्ठा किया है वो एक प्रोडक्टिव काम में लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट एजुकेशन पे खर्च करता है, इट इज़ सर्टेन कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन जब ये बच्चे, जब आज जिनके एजुकेशन पे हम लोग खर्च कर रहे हैं, इवेंचुअली जब इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी कोई बिजनेस बनाए या कोई कंपनी में काम करें, तो दे विल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड देयर इनकम विल बी टैक्स्ड, और ज़्यादा वेलफेयर हम लोग दे पाएंगे फॉर लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो वेलफेयर स्टेट में इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, उनके पास सैनिटेशन, पानी, एजुकेशन, हेल्थ सफिशिएंट रहे, ताकि आज आप अभी इन्वेस्ट करें तो 10 साल के बाद ही विल बी अ ह्यूमन रिसोर्स और शी विल बी अ ह्यूमन रिसोर्स। इवेंचुअली ही वोंट बी एन लायबिलिटी फॉर द स्टेट, he can or she can earn his livelihood and his income will be taxed and he will be a medium for giving welfare to the other underdeveloped citizen of the same country। तो ये हो गया प्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट। कुछ स्टेट्स ये स्टेट पॉलिसी अपनाते हैं कि वी डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव, जैसे वेनेजुएला है, बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, बट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है।
तो वेलफेयर स्टेट जो नॉन वेलफेयर स्टेट होता है या एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव होता है, वो सिंपल पैसे बांट देते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी फ्यूचर एसेट और इवन क्रिएटिंग रिसेंट एसेट। तो उसमें एक बड़ा इशू होता है, दे कीप ऑन पम्पिंग मनी टू पीपल, और किसी भी फॉर्म में, मे बी डायरेक्ट कैश, मे बी डायरेक्ट प्रोडक्ट, मे बी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो उनको डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो उनका प्रोडक्टिविटी एज ए प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी एक इंडिविजुअल का बाय द स्टेट सपोर्ट गिरता जाता है ना। वो उस समय जब वो रिसोर्स ले रहे हैं तब वो बोरो कर पाते हैं, तब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इवेंचुअली 10 years डाउन द लाइन भी नहीं कर पाएंगे, जो एक प्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट में होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि नेशन हो या स्टेट हो, इट इज़ फिनेंस के टर्म्स में उसको एज एन एंटिटी देखा जाता है। जैसे हम और आप क्रेडिट स्कोर होता है हम लोगों का, वैसे एक नेशन का भी होता है, बट इट इज़ नॉट डिनोमिनेटेड एज अ क्रेडिट स्कोर। अब लोग ये हो गई बात बोरोइंग की कि बोरोइंग क्यों करते हैं, और दूसरा प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि बोरिंग पे फोकस करते हैं कि बोरिंग इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है। तो बोरिंग हम लोग जानते हैं, हम लोग एक दूसरे से भी कैश बोरो करते हैं दोस्तों के साथ, बैंक के साथ। तो बोरिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट मोर रेवेन्यू आउट ऑफ द बोरिंग्स, तो आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे और डेट सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा इशू होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। आप वो पैसे तो ले लेंगे और कंज्यूम कर लेंगे, बट यू वोंट बी एबल टू रीपे इट। तो जिसने आपको पैसे दिया है उसका तो डूबा ही डूबा पैसा, और आपको इवेंचुअली आप क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं तो आप वो पैसा कंज्यूम करके ख़त्म कर देंगे, और उससे आप कुछ प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली डाउन द लाइन वो पैसे तो गए ही, आपने कुछ नया नहीं बनाया, उससे आपको इनकम नहीं हो पाएगा। तो इवेंचुअली तो जो इकोनॉमी, अगर सिंपल इकोनॉमी में देखा जाए, जिसने आपको पैसे दिए उसके भी पैसे डूबे, आपने भी कुछ नहीं क्रिएट किया, वो भी जीरो हो गया। तो कलेक्टिवली इकोनॉमिक बेनिफिट उसका जीरो हो गया, या प्रोडक्टिविटी उसका जीरो हो गया। तो यही होता है सेंटर और नेशंस के फॉर्म में, कि अगर कोई हमेशा बोरो करता है एंड इट फेल्स टू सर्विस इट्स डेट, उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल फोरम में गिर जाती है, और उसके बाद कोई उसको लैंड नहीं करना चाहता। अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल है श्रीलंका का, या फिर किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख लें, जो सबसे रिसेंट है श्रीलंका ही है, और रिसेंटली अभी पाकिस्तान में भी ऐसी बातें चल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो हो गया डेट की बात की, नेशन स्टेट बोरो किया, वो अनप्रोडक्टिव रह गया। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका जीडीपी से के भी ऊपर डेट है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देखें, जापान का अराउंड 260% डेट है, जितना उसके जीडीपी, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी का वॉल्यूम उसका सबसे ज़्यादा है, टॉप 5 में आता है, बट उसका डेट उसके जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो वो ऐसे कैसे कर पा रहा है? बिकॉज इट इज़ वेरी रिलायबल इकोनॉमी। तो पीपल हुम आर गिविंग मनी, और द इंस्टीट्यूशन जो जापान को पैसे दे रही है, जो उनका डेट दे रही है, दे नो कि जापान विल बी एबल टू सर्विस इट्स डेट। तो उसके क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। वहीं आप देखें जो लोअर कंट्रीज़ है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, दे आर नॉट, वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसका क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहता है कि इट विल बी एबल टू पे, इसलिए उसका डेट का रेशियो गिरता जाता है, और इवेंचुअली उसका कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं रह जाता है इसके पास, और इवेंचुअली उसका क्रेडिबिलिटी गिर जाता है, और उसके बाद उसको कोई डेट देता नहीं है फॉर प्रोडक्टिव यूज़। और एक और सिंपल, एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, वो है वेस्ट एशिया का। वेस्ट एशिया वेलफेयर में ठीक ठाक है, उनका रोड बहुत अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है फॉर देयर ओन सिटीजन, ऑब्वियसली एजुकेशन फ्री होता है, बट वो टैक्स नहीं करते बिकॉज उनका डेट का कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑयल रिच। तो ऑयल से वो बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, तो उनके पास सरप्लस कैश रहता है टू स्पेंड ऑन वेलफेयर देयर ओन सिटीजन। और ये तो हो गया। अगर हम लोग बोरोइंग पे ले, तो एक डेवलप कंट्री का एग्जांपल दिया कि उनको कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो उनको बोरो, जिनसे वो पैसे ले रहे हैं, दे हैव ट्रस्ट कि वो उसको डेट को सर्विस कर लेंगे। दूसरा ऑयल रिच वेस्ट एशिया, उनको सरप्लस कैश है, तो दे डोंट इवन नीड टू बोरो एनीथिंग। दूसरा डेवलपिंग स्टेट श्रीलंका एंड बांग्लादेश, अगर उनका एग्जाम्पल है, तो इनके ये मसला होता है कि ये हमेशा बैलेंस में रहते हैं कि कभी वो डेट सर्विस कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज आर वेरी स्मॉल एंड दे आर फॉरेन डिपेंडेंट। तो इनका हमेशा एक वनरेबिलिटी रहता है कि आइदर और उनका इकोनॉमी सही चल रही है तो दे विल बी एबल टू सर्विस इट, और एल्स दे वोंट। तो हमेशा ये कभी डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे रहेंगे, फिर कुछ महीने ठीक रहेंगे, फिर उनका ये इशू हमेशा रहता है। अब आते हैं अंडर कंट्री पे, जो मैंने पहले कहा कि इनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि दे विल क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिव। तो इनका क्रेडिबिलिटी नहीं होने के कारण दे आर नॉट
they can't even take debt from any foreign institution or even domestic institutions. अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहले हमने देखा बोरिंग कैसे करना ज़रूरी है फॉर एनी वेलफेयर डेमोक्रेटिक कंट्री, वेलफेयर करना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आपके पास डेफिसिट है, रिसोर्सेज नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो यू नीड टू बोरो। आपने बोरो तो कर लिया, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा? तो हम लोग के पास एक लॉ है, वो लॉ मोस्टली बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो बोरिंग एंड वेलफेयर स्पेंडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे ये वेलफेयर इंपॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर आप डेट सर्विस नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब जिसके पास आप उधार लेने जाएंगे तो वो बोलेगा कि लास्ट टाइम यू डिडंट पे आवर इंटरेस्ट, तो अब आपके पास रेट वर्स होगा, हायर रेट्स देंगे आपको फॉर न्यू डेट। तो उसको आपको इवेंचुअली रीपे करने के लिए यू नीड टू पे मोर करेंसी। आप पहले प्रोडक्टिव नहीं थे, आपके पास नया रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है बिकॉज यू आर नॉट प्रोडक्टिव। तो आपके पास एक साइक्लिक कंडीशन आ जाएगा जो हम लोग आगे देखेंगे। अब होता क्या है कि पॉलिटिशियन पावर में रहने के लिए दे वुड गो टू एनी एक्सटेंट। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, हर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात है जहाँ भी पॉपुलर वोट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। तो वेलफेयर का एडिक्शन किसी इकोनॉमी में या किसी स्टेट में हो जाता है तो बहुत इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि एडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी वेरी प्रूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि आप वेलफेयर पे ही खर्च करें टू क्रिएट प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप वो नहीं करेंगे यू विल जस्ट स्पेंड आउट मनी और इवेंचुअली ना आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव हो पाएगा, ना इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, और इवेंचुअली आपका करेंसी और मनी तो मार्केट में होगा, लोगों के पास होगा, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम उस ज्योग्राफी का, मे बी स्टेट मे बी नेशन, वो हमेशा एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? कैपिटल है उसका भी वैल्यू नहीं है, जो लोग हैं वो भी कोई प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे या इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है। तो कलेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गया या बहुत ही लेवल लो है उसका, तो इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल। तो बहुत इकोनॉमिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रेंड पे जाना ही नहीं चाहिए। वी शुड मेक अ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, या रूल्स बन जाने चाहिए कि वी विल स्पेंड, इफ यू आर बोरिंग सम मनी इट शुड बी स्पेंट ऑन प्रोडक्टिव वेलफेयर पॉलिसीज। तो ये सिनेरियो होने के बाद अगर ये सिनेरियो आ जाता है कि नाउ यू हैव फेल्ड टू सर्विस योर डेट, तो क्या होगा इंटरनेशनली? पहला तो ये होगा कि लेंडर आपको रेट्स इंक्रीज कर देगा, जो हम लोग पर्सनल लाइफ में भी कभी देखा होगा कि बैंक से आपने लोन नहीं लिया, नेक्स्ट लोन में यू विल गेट हायर इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा है कि नाउ स्पेंडिंग ऑन डेट सर्विसिंग। अब आपने देखा कि अब आपके पास ने डेट ले लिया, आपने पे नहीं कर पाए, और जो नया इंटरेस्ट रेट आएगा वो हायर आएगा, तो आपको ज़्यादा पैसे देने हैं, तो यू हैव टू प्रिंट मोर करेंसी बिकॉज आप प्रोडक्टिव तो है नहीं, आप नया अर्निंग कर नहीं सकते, तो आप नया करेंसी छापेंगे, नया नोट छापेंगे। उससे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ करेंसी या वॉल्यूम ऑफ नोट्स इन द इकोनॉमी, वॉल्यूम ऑफ मनी विल इंक्रीज, और वॉल्यूम ऑफ मनी इंक्रीज होने के चलते इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उसका करेंसी का वैल्यू या मनी का वैल्यू गिर जाएगा। तो एक्जैक्टली वो था इवेंचुअली फिर वो जो डेट आपने बढ़ाया है, जो डेट आपने लिया है और इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो आप बाहर चला जाएगा जो आपने फॉरेन बोरिंग किए था। अब क्योंकि एक साइकिल बन चुका है कि अब तक हमने जो बोरिंग किया है वो प्रोडक्टिव एसेट में नहीं लगा है, तो अगर आप उसको प्रोडक्टिव एसेट में लगाना भी चाहेंगे तो पॉपुलिस्ट मेजर के कारण वो जनता आपको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर वो एक हाई हो जाता है, एक नशा हो जाता है टू सस्टेन द इकोनॉमी ऑन फॉरेन बोरिंग्स, जो कि अच्छा नहीं है। बहुत इकोनॉमिस्ट इसको अवॉइड करने बोलते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा करेंसी हो गया या मनी हो गया, अब जो इन्फ्लेशन है वो हेल्दी नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है या गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते क्रिएटेड हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, और इस करेंसी का वैल्यू बहुत है, तो आपका इंपोर्ट्स जो होगा वो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी। ऑब्वियसली चीज़ें महंगी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली गिरेगा। तो अब क्या होगा कि एक जो नया गवर्नमेंट या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास एक नया चैलेंज आएगा, तो ये साइकिल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से एक ट्रेंड बनाया गया कि जो आपने स्पेंडिंग कर दिया प्रोडक्टिव नहीं है, फिर आपको नया पैसे लेने हैं, फिर वो भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे लिमिटेशन लगाएगा कि अब हमें वेलफेयर नहीं करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि वेलफेयर पॉलिसी जो आपने पहले सेट किया था वो आपको रोकने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने मनी सरप्लस ले आए हैं मार्केट में, इट इज़ अनप्रोडक्टिव। तो इसको कटल करने के लिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इवेंचुअली यू हैव टू स्टॉप द साइकिल ऑफ अनप्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट। तो वो पॉलिसी ऐसी आएगा
तो मे भी सोशल एंग्जाइटी हो सकता है या फिर सोशल डिस्ट्रेस हो सकता है कि यार पहले तो वेलफेयर बहुत अच्छा था, अब वेलफेयर खत्म होते जा रहा है। तो इवेंचुअली मैक्रो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इस पूरे साइकिल का, एक करेंसी के वैल्यू गिर जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन तो इतना ज़्यादा है, जो बायर्स है दे आर नॉट, दे विल सी कि इन्फ्लेशन है तो यू हैव टू सेव मनी। तो जब जनता खर्च नहीं करना चाहेगी तो जो प्रोड्यूसर है दे आर फ्रॉम द सेम जोग्राफिक इकोनॉमी, उनको लगेगा कि वाई शुड आई इवन प्रोड्यूस समथिंग व्हेन नोबडी इज़ विलिंग टू बाय इट। तो प्रोडक्टिविटी और घट जाएगा, और इवेंचुअली कैश फ्लो बहुत है मार्केट में बट इट इज़ हाईली अनप्रोडक्टिव। तो होते होते एक सिनेरियो ये आएगा कि आपके पास मार्केट में कैश है बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, वेलफेयर है बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, और जो जनता है दे आर हाईली अनप्रोडक्टिव। तो एक साइकिल बन जाएगा कि नथिंग इज़ प्रोडक्टिव, बस पैसा है, लोग हैं और सामान है और सेंटिमेंट्स है जिनका एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है। तो ये सिनेरियो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स बनाने के लिए। और जब हम लोग स्टेट, जैसे हम लोग ने शुरू किया था केरला और सेंटर का एक डिस्प्यूट पे, तो इसी चीज़ को हम लोग स्टेट, ये तो हो गया होल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हम लोग देखते हैं कि स्टेट का रोल इसमें क्या होता है। तो जब हम लोग तो देख रहे हैं सेंटर और स्टेट का डिबेट या डिस्प्यूट, जब बाहर का कोई इन्वेस्टर देखता है या बाहर की एजेंसी देखती है तो इंडिया को एज अ होल देखती है, वो केरला और स्टेट को देखेगा नहीं। और जब हम लोग भी देखते हैं तो हम लोग इंडिया को एज अ होल देखेंगे, बट क्योंकि सेंटर और स्टेट का बोरोइंग कैपेसिटी और पावर और रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो स्टेट का भी बोरोइंग उतना ही कम इम्पॉर्टेंट होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सीइंग इंडिया एज अ होल इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक एंटिटी। तो रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग दोनों जगह होना चाहिए, इन स्टेट एंड सेंटर, फॉर प्रोडक्टिव वेलफेयर स्टेट। अभी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सिक्किम और केरला का, वो आपको एक इंफॉर्मेशन अच्छा मिल जाएगा इससे कि सिक्किम एक हाईली रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। उसमें हर एक इंडिविजुअल का फैमिली में कोई ना कोई एक इंडिविजुअल सरकारी नौकरी में होता है। ऐसे नहीं इसको सरकारी नौकरी को ग्लोरीफाई नहीं करे, दे हैव ह्यूज सरप्लस गवर्नमेंटल कैश। वो इसीलिए कि यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को होता क्या है कि उनके पास स्टेट का सरप्लस बहुत है कैश, तो दे कैन अफोर्ड हैविंग वेलफेयर टू रीचिंग टू एवरी फैमिली ऑफ द स्टेट। तो उनके पास सरप्लस कैश है तो दे कैन अफोर्ड। केरला के पास ये एलेज किया जाता है कि जो केरला का वेलफेयर है इट इज़ हाईली अनप्रोडक्टिव। वो क्यों है? क्योंकि एक पॉलिटिकल जब थॉट बन जाता है कलेक्टिव एक स्टेट का, तो कोई भी पार्टी बदले या कोई भी पार्टी पावर में है वो मोर और लेस उसी वेलफेयर पॉलिसी पे चलेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर वो पॉलिटिकल कल्चर बन जाएगा टू हैव अ वेलफेयर ऑफ सम काइंड। फिर वो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म व कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की तरफ चले जाता है और इट बिकम्स अ साइक्लिक नॉर्म। तो इवेंचुअली अगर हम लोग एज अ देखें एंटिटी, तो इसमें केरला का भी कोई गलती नहीं है, इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। सिक्किम का भी, क्योंकि उसके पास सरप्लस कैश है, इट कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन एवरी फैमिली, और हर एक फैमिली से कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे कैन अफोर्ड। केरला कांट, बिकॉज केरला का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी रिलेटिव रेस्पेक्ट में सिक्किम से कम होगा, बिकॉज ज्योग्राफी का इशू है। और इनकम का सोर्स केरला, इट इज़ नॉट इंडस्ट्रियलाइज एज वेस्टर्न स्टेट्स, ये सब लोग जानते हैं। सिक्किम भी नहीं है, बट उसके पास गवर्नमेंट का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक एग्जांपल ऐसे दिखता है कि यू शुड स्पेंड दैट द मनी दैट यू ओन। ये एक जनरल फिलोसफी हम लोग आम भाषा में एक दूसरे पे भी बोलते हैं कि यू कांट स्पेंड, you should spend only the money you have. You should not spend the money you don't have, or you have to borrow to spend that money. ये प्रिंसिपल हम लोग के लिए अप्लाई होता है, स्टेट्स के लिए भी होता है और नेशन के लिए भी होता है। तो इसी पे स्टेट्स को हमेशा अगर बोरोइंग करना है तो इट शुड स्पेंड इन अ प्रोडक्टिव वेलफेयर पॉलिसीज। थैंक यू वेरी मच।